इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम डिबेट। मैं हूं विशाल। जिस तरह से दिल्ली में धमाका हुआ था, धमाकों से न सिर्फ दिल्ली दहल गई थी बल्कि पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई पड़ी थी। और इसके बाद जिस तरह एक के बाद एक नाम सामने आने शुरू हुए, उस पर कई डॉक्टरों के नाम सामने आए और अब लगातार इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो काफी एक्टिव है। और जम्मू कश्मीर पुलिस को इसका पूरा क्रेडिट भी जाता है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक सिरे को पकड़कर इस पूरे बड़े नेटवर्क का जो है वो पर्दाफाश किया था और कैसे एक बहुत बड़ी तबाही को जो हो सकती थी उसे जम्मू कश्मीर पुलिस की एक्टिव होने की वजह कर उसे रोका गया था। और अब इस पूरे मामले की, जैसा आपको सबको पता है कि एनआईए ने इसकी जांच अपने हाथ में ले ली है, तो इसी सिलसिले में एक बड़ा अब जो अपडेट की है वो है दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी खबर के तौर पर कि जम्मू कश्मीर में 8 मुख्तलिफ जगहों पर एनआईए की रेड हुई है। तो ये एनआईए की रेड कितनी अहम है और कैसे इस रेड के बाद जो एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं और इसका सिरा कहां तक जा पाता है, यह देखना काफी अहम होगा। इस पर आज हम करेंगे चर्चा। आप बने रहे अगले आधे घंटे हमारे साथ। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम डिबेट। तो इस चर्चा में हमारे साथ कई खास मेहमान भी शामिल होंगे। मैं उनका आपको नाम बता देता हूं कौन कौन हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने वाले हैं। हमारे साथ होंगे अजय भारती, एक्स एमएलसी बीजेपी। हमारे साथ होंगे कुछ देर में कुलदीप खोड़ा जो फॉर्मर डीजीपी हैं, और साथ ही कर्नल एसएस पठानिया होंगे हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और तौसीफ शाह होंगे सीनियर लीडर पीडीपी। लेकिन पहले आपको यह बता दें कि पूरा मामला है क्या। दरअसल आज जो इस मामले से जुड़ी खबर है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग मकामात पर कुल 8 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है और इसे काफी अहम माना जा रहा है। चूंकि एनआईए जब किसी मामले को अपने हाथ में लेती है तो यह ऐसा समझा जाता है कि अब वो उसके तह तक पहुंच कर ही रहेगी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चूंकि इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है और दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी अब जो जानकारी जैसे जैसे सामने आ रही है उसमें यह काफी अहम है। जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड हुई है। आतंकी गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और जिन मकामात पर, जिन शहरों में ये रेड हुई है, ये छापे मारे गए हैं, उनमें शोपियां सरफहरिस्त है, पुलवामा, काजीगुंड जैसे इलाकों में, और इन जगहों पर छापेमारी हुई है। पापोर के शंभुरा में भी जो है वहां पर तलाशी अभियान चलाया गया। तो इस तरह से ये पूरा जो नेटवर्क है इसको खंगाला जा रहा है कि आखिर इसके तार कहां कहां से जुड़े हैं। और जम्मू कश्मीर से जैसे इसका एक सिरा मिलता है तो क्या इसका सिरा कहीं और भी मिल रहा है। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में आज छापेमारी लखनऊ में भी कुछ छापेमारियां हुई हैं। तो इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ, जैसा मैंने पहले बताया, कि 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं, हमारे साथ कर्नल एसएस पठानिया जुड़ चुके हैं और साथ ही फॉर्मर डीजीपी भी हमारे साथ इस वक्त शामिल हो चुके हैं इस चर्चा में, कुलदीप खोड़ा जी। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। पठानिया साहब, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। हमें आप ये बताएं कि आप किस तरह से इसे देख पा रहे हैं, जिस तरह से हर दिन या हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया खुलासा सामने आ रहा है, कोई ना कोई नया नाम सामने आ रहा है। और एनआईए ने जब से इस केस को टेकअप किया है तो ऐसा माना जा रहा है कि अब इसके तह तक पहुंचकर ही एनआईए जो है वो दम लेगा। तो आज जो रेड्स हुई हैं, जो छापेमारी हुई है, इसे आप किस तरह से देखते हैं कि ये इस प्रोसेस का कितना बड़ा हिस्सा है जो एक तरह से पूरा होता नजर आ रहा है। और अगर हम दिल्ली ब्लास्ट को देखें और उसके बाद अगर हम व्हाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं तो ये पहले भी होता था, लेकिन अभी इसकी जो यू से द डायमेंशंस आर इंक्रीजिंग नाउ जी। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये काम है देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कि किसी भी चीज के ऊपर देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जितनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हो सकती है उतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, और उसके बाद उनको सुटेबल पनिशमेंट दी जाए ताकि बाकी लोगों को भी लेसन मिले। अभी आप देखेंगे कि अगर हम ये बात करते हैं कि हमारी जो अप्रोच है टेररिज्म के प्रति वो रिएक्टिव ज्यादा है, प्रोएक्टिव कम है।
हमारे पास इस समय कोई ऐसी काउंटर रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटजी नहीं है। जी। अभी ये एक्शन हुआ, आपको पता है कि ये पोस्टर से शुरुआत हुई थी, उसके बाद तार फरीदाबाद से जुड़ते गए, फिर ये हम्म। सुसाइड अटैक हुआ। और जहां तक ये इन चीजों का ख्याल है, ये सिर्फ जेएंडके में नहीं है, बल्कि और भी देश के राज्यों में हो रहा है। क्योंकि उसकी वजह है कि जेएंडके में तो आप ये मान के चलिए कि 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट में इनके जो मॉड्यूल्स हैं वो एक्टिव है। अभी उन मॉड्यूल्स को कैसे डिसमेंटल करें, जी। कैसे लोगों को ये बताएं कि अगर आप इसमें मुलविस होते हैं तो आपके लिए सख्त सजाओं का प्रावधान है। हम्म। तो वो डेटरेंस की पॉलिसी भी हमें इख्तियार करनी पड़ेगी। हम्म। और ये सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के या इंटेलिजेंस एजेंसियों के बस की बात नहीं है, जब तक अवाम इसके साथ नहीं जुड़ेगा। हम्म। देखिए, जब हम रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं, ये सिर्फ मुस्लिम में नहीं होता है, ये हिंदुओं में भी देखा आपने, इसके बाद आप सिखों में देख लीजिए। हम्म। तो कुछ लोग हैं जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं और हमारी देश की जो सुरक्षा और संप्रभुता है उसके ऊपर खतरा लाते हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, चिन्हित किया जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजाएं उनको मिलनी चाहिए। अभी जी। अगर हम बात करें रेडिकलाइजेशन के लिए वजह क्या है, जस्ट इन हाँ। 2-3 वर्ड। देखिए, इसके पीछे जो वजह है वो है सोशल रीजंस हैं, उसके बाद आपके पॉलिटिकल रीजन हैं, जी। रिलीजन के नाम पे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, सेंस ऑफ डेप्रीवेशन और एंगर है यंगस्टर के अंदर, जॉब की कमी है। तो ये सारी चीजों का संज्ञान लेना पड़ेगा। और उन लोगों को देखिए, रेडिकलाइजेशन एक दिन में नहीं होता है, हम्म। इट टेक्स टाइम। एंड द सिम्टम ऑफ ए पर्सन हु इज बीइंग रेडिकलाइज्ड, दे अपीयर। बट ओनली थिंग हम उनको इग्नोर करते हैं, फैमिली इग्नोर करेगी, फ्रेंड सर्कल इग्नोर करेंगे, और उनको हम अकेला अपने आप छोड़ देंगे, तो ये जो लड़के आते हैं ये भटक जाते हैं। एंड व्हाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन इज मच मोर डेंजरस देन द सिस्टम विच वी हैड, कि जो पढ़े अनपढ़ लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो इसमें शामिल होते थे। तो इट्स a very serious issue, and government has to take a desired cognizance and take preventive measures at the earliest with a proactive approach. बिल्कुल। ओके। करण साहब, मैं आपके पास फिर लौटता हूँ। फर्स्ट राउंड रिएक्शन में सबसे ले लूँ। हमारे साथ कुलदीप खोड़ा जुड़ चुके हैं और दो और मेहमान, जैसे मैंने पहले बताया था कि अजय भारती बिहार से जुड़ने वाले, वो हमारे साथ अब इस चर्चा का हिस्सा है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और तौसीफ शाह भी मौजूद है, सीनियर लीडर पीडीपी। आप लोगों का बहुत इस्तकबाल है। तो चलिए कुलदीप खोड़ा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जैसा अभी करण साहब ने बताया कि ये चीज़ें होती रहेंगी, पहले तो मैं चाहूंगा आपसे कि आप हमें ये बताएं कि एनआईए जिस लेवल से इसकी जांच कर रहा है, रेड्स मारे जा रहे हैं, छापेमारी हो रही है, न सिर्फ ये कि जम्मू कश्मीर में बल्कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 8 मकामात छापेमारी। तो पहले आप हमें ये बताएं कि इस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को आप किस हद तक देख समझ पा रहे हैं। क्या माना जाए, कितनी इसमें कितना एक्टिव रोल जम्मू कश्मीर पुलिस का खास तौर से है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तब तक चालू रहेगी जब तक ये पूरी कॉन्स्पिरेसी बेनकाब नहीं होती है हम्म। और इसमें जो मुलविस है उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है और चार्जशीट करके उनको कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जाए। हम्म। लेकिन कॉन्स्पिरेसी अनर्थ करने के लिए हम्म। रेड्स और सीजर, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो डिजिटल एविडेंस हो, वो कलेक्ट करना है। लेकिन इसमें एक खास बात है कि एक वो कहानी चलाई जा रही है बार बार सालों से, और जिस पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया जाता है। कहते हैं जी कि जो मुलविस है इसमें, उसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई किया जाए, लेकिन जो बेकसूर है या बेगुनाह है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास कौन सा ऐसा हथियार है कि जिससे वो आदमी की शक्ल देख के पहचान लेंगे कि ये मुलविस है कि नहीं है। बात यह है कि अगर इस केस में चाहे वो मौलवी इरफान हो या डॉक्टर आदिल हो या डॉक्टर मुजम्मिल हो या बाकी जो है इन्वॉल्व हैं, जिनके साथ इन सब का उठना बैठना, जिसमें उनके रिश्तेदार भी आएंगे, जिसमें उनके दोस्त भी आएंगे, जब तक उनसे नहीं पूछताछ की जाएगी तब तक कहां पता चलेगा कि उनके साथ क्या शेयर करता था ये, इसके ठीक है। क्या हरकत थे। जब खोड़ा तक इसके साहब, जी सुनिए पूरी बात, कुलदीप साहब, अभी बात सुनिए। अभी अभी जो जब तक हमने जब कर्नल तक एस एस इनके पठानिया घर को वालों सुना, की उनका उनके ये कहना था कि हमारा जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है या पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, हमारा रोल रिएक्टिव ज्यादा नजर आ रहा है। जो उन्होंने कहा, हम प्रोएक्टिव कम है।
यानी इससे पहले कि कोई चीजें हो जाए या हो रही हैं, जो गुप्तचर विभाग है, खुफिया विभाग है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप इसको और थोड़ा रोशनी डालें, प्रकाश डालें कि क्या आप इनकी बात से सहमत हैं या फिर ये कि नहीं, ये बिल्कुल अलग है जो वो कह रहे हैं और आपका कहना बिल्कुल अलग है। देखिए, जैसे ये केस है, इंस्टेंट केस है, ये तो प्रोएक्टिव केस है, ये रिएक्टिव केस नहीं है। इसमें पुलिस ने 30 अक्टूबर को ही सबसे पहले रेड्स किए थे और गिरफ्तारियां की थी इरफान की, और उसके बाद ही एक आई चीज, फिर रिकवरी भी हुई थी उस दिन सुबह, रेड फोर्ट ब्लास्ट से पहले ही, इंटेलिजेंस बेसिस पे और इन्वेस्टिगेशंस पे और इंट्रोगेशंस पे जो इरफान की हुई, उसके बाद ही ये धमाका हुआ। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिन पे मीडिया ज्यादा गहराई में नहीं जाती है, जहां पे बहुत बड़े बड़े मॉड्यूल बस्ट किए जाते हैं, पहले ही गिरफ्तारियां की जाती हैं वाक़ा होने से पहले ही है। और इसमें पुलिस का रोल जो है वो रिएक्टिव भी है, प्रोएक्टिव भी है। ये नहीं है कि इस केस में तो प्रोएक्टिव ही हुआ था, सब अरेस्ट तो पहले स्टार्ट हो गई थी जी। और इसने जो ये डेडफोर्ट ब्लास्ट हुआ, वो जब ये घबराया कि अब ये मॉड्यूल बस्ट हो रहा, मैं भी अरेस्ट हो जाऊंगा, उससे पहले इसने ब्लास्ट कर दिया ताकि कम से कम कोई एक अपना जो उसकी दिल्ली तमन्ना थी रेडिकलाइज्ड माइंड की, वो उसने पूरी कर दी और अपने आप को भी उसमें मार डाला, जो सुसाइड अटैक किया। लेकिन तो इसी के साथ हमने ये भी देखा खुड़ा साहब के जो फरीदाबाद से एक काफी बड़ी बात है, जो विस्फोटक का जो सीज किया गया, तो उसके वहां तक पहुंच जाने पर भी एक सवाल है। दोबारा बताइए, ये पुरानी में जी। चलिए, मैं फिर आपके पास आता हूं। हमारे साथ दो और मेहमान हैं, उनका भी तरफ फर्स्ट राउंड कमेंट ले लूं, फिर मैं इस पर और क्रॉस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अजय भारती बात से जुड़ चुके हैं और तौसीफ शाह भी हैं। तौसीफ, किस तरह से आप देखते हैं इसे? लगातार एनआईए जो है उन तमाम सिरों को जहां पर जरा भी कोई शुबा है, शक है, उसको खंगालने में जुटी है, और एनआईए अब चूंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो जैसा अभी खोड़ा साहब भी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है रिएक्टिव है, बल्कि बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही इसकी कहीं ना कहीं एक शुरुआत कर दी थी। जब पोस्टर्स वाली बात सामने आई थी, वहां से लेकर के कैसे पूरा का पूरा जो नेटवर्क है और उसकी जो तार जुड़ गए थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से या फरीदाबाद से। मैं ये जानना चाहता हूं कि अब पीडीपी इस पर क्या रिएक्शन देना चाहती है, या क्या कहना चाहती है? ये बिल्कुल सही संप में जा रही है, ये इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक है, या अभी भी कोई इस पर ऑब्जेक्शन है, जैसे पहले मुफ्ती साहब ने सवाल उठाया था? देखिए, जहाँ तक देश का सवाल है, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो उसमें अगर कुछ वैसा है कि जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, तो उसमें बिल्कुल बिल्कुल कोई रोकथाम नहीं करेगा। मगर तो महबूबा मुफ्ती साहिबा का क्या कहना है कि उनका ये कहना है कि हमने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इससे पहले भी देखा है, जैसे वो हमारे जर्नलिस्ट जो होते थे, वो अपने खुरम परवेज, या वो ग्रेटर कश्मीर के थे हमारे परवेज बुखारी साहब, या बहुत 2-2.5 साल पहले आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे लोग गायब हुए हैं, जो डिसअपियर्ड पर्सन हैं, उनके पेरेंट्स ने एक एसोसिएशन बनाई थी, उस एसोसिएशन पर भी एनआईए का रेड पड़ा। बहुत बहुत दबाव बनाने की कोशिश की गई, मगर उसके बावजूद भी इन 3 केसेस में बिल्कुल अभी तक एक डॉक्यूमेंट भी नहीं पेश हुआ है, उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। जबकि डिस्प्लेस्ड जो हमारे यूथ थे, जिनके पेरेंट्स ने वो एसोसिएशन बनाई है, वो केस भी कोर्ट से खारिज हो चुका है कि लैक ऑफ एविडेंस। सो हम ये कहते हैं कि जैसे एनआईए को इससे पहले यूज किया गया है दबाव बनाने के लिए या प्रेशर बनाने के लिए, इट डजंट मीन। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये जो टेररिस्ट थे, ये रिलेटेड थे, ये यहाँ के कश्मीर से थे, ये कश्मीर को बिलोंग करते हैं और व्हाइट कॉलर थे। वो एक बहुत बड़ी तशवीश की बात है कि ये व्हाइट कॉलर लोग थे, और सबसे बड़ी बात है कि ये एजुकेटेड लोग थे। वो इसमें बहुत बड़ा चिंताजनक वो एक पॉइंट है कि जिस पर बहुत ज्यादा सोच विचार होनी चाहिए। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक पूरी आवाम को, हम एक वैली को या एक पूरी कम्युनिटी पर ऐसे रेड्स करें। देखिए, हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारे पास पुलिस फोर्स हैं, हमारे पास सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। हमारे पास आज क्या नहीं है, आप मुझे बताइए। ये 1947 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2026 का हिंदुस्तान है। हमारे पास आज क्या नहीं है? अगर हालात खराब नहीं होते तो शायद सुपर पावर बन चुके होते। तो ये चीजें स्टेल्थ में की जाती हैं। ये चीजें इस तरह नहीं किया जाता कि अगर आपको ट्रेल्स मिलते हैं, हमारा कहना यह है कि अगर आपको ट्रेल्स मिलते हैं, आपको मेरे खिलाफ ट्रेल्स मिलते हैं, आपके खिलाफ ट्रेल्स मिलते हैं, विशाल साहब के खिलाफ ट्रेल्स मिलते हैं, तो आप ट्रेल्स को पहले इन्वेस्टिगेट कीजिए।
उसके बाद आके गिरफ्तार कीजिए। ये मत करें कि आप आ रहे हैं, पूरी फौज लेके आ रहे हैं, एक वो दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं आप। अगर किसी ने, मैं तो ये भी कहता हूं कि देखिए, ये जिस डॉक्टर ने ये ब्लास्ट किया, जो ये डॉक्टर टेररिस्ट था, मैं तो ये कहता हूं कि मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि उसकी फैमिली को मालूम नहीं होगा, बिकॉज उसकी फैमिली ने उसे थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के 10-10 पैसा भीख मांग मांग के घरों में, लोगों के घरों में काम कर करके उसे पैसा जमा किया, ये देखने के लिए कि हमारा बेटा एक सही पोजीशन पर आए और हमको एक वैसी जिंदगी दे जो हम चाहते हैं, एक स्मूथ, एक इज्जतदार जिंदगी, कि हमारा हाथ कहीं न फैले। तो हमने उसके एवज क्या किया? हमने उसके एवज ये किया कि डॉक्टर ने जो गलती की वो की, हमने उसके पेरेंट्स को भी, जो जिंदा है, उसको भी सजा दे दी, उनका मकान ढो दिया हमने। तो अब आप मुझे बताइए कि वो बेटे से तो उन्होंने ला ताल्लुकी पहले ही बोल दिया कि भैया हमारा बेटा नहीं है, वो उन्होंने बोल दिया है। तो इसके बावजूद वो मकान कहां से बनाएंगे, आप मुझे बताइए? तो उसमें उनकी क्या गलती है? अगर मैं कोई गलती करता हूं तो मेरी गलती की सजा मेरे माँ बाप को क्यों दी जा रही है? सर मुझे बताइए, या मेरे घर में चोरी होती है तो मैं क्या सारे मोहल्ले को थाने में लेकर आऊं? या आप उसकी स्टेल्थ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे? ये हमारा कहना है। बाकी हम बिल्कुल रोकते नहीं है कि बिल्कुल इसमें इन्वेस्टिगेशन मत कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पर वैसे इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि दहशत का माहौल न बने। ठीक है, ओके। अजय भारती जी हमारे साथ मौजूद है, एक्स एमएलसी बीजेपी तो स्पोक्स पर्सन भी हैं। अजय भारती जी, एनआईए के छापे पड़े हैं और 8 अलग अलग जगहों पे छापे पड़े हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एनआईए अब इसके बिल्कुल तह तक पहुंचने ही वाली है, मतलब या कि ये कि पहुंच कर ही वो दम लेगी। इस पर कई राय भी सामने आ रही है। अभी हमने फॉर्मर डीजीपी खोड़ा साहब को भी सुना और हमारे साथ कर्नल पठाने भी मौजूद है, वो भी कह रहे हैं, उनका ये कहना था कि थोड़ा सा हमें रिएक्टिव तो हम है ही, जब कुछ घटना घट जाती है उसके बाद हम हरकत पे बहुत आते हैं और हम उनसे कामयाबी हासिल भी की, कि हमें थोड़ा प्रोएक्टिव भी और ज़्यादा होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि ये जो एनआईए का ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रहा है, इससे कितनी उम्मीद बंधी है कि इससे बिल्कुल अब हम उस पहले शायद बंदे या ओरिजिन तक पहुंच सकते हैं जहां से इसकी शुरुआत होती है इस तरह के हरकतों की। विशाल भाई, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट्स को पहले मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, मैं निश्चित रूप से ये मानता हूं कि एनआईए की जो रेड है, जो एनआईए का इन्वेस्टिगेशन है, अब तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये मामला साफ नहीं हो जाएगा। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगे, इसका और एक तरीके से इन लोगों को इन्वॉल्व जो है उनको सजा नहीं मिलेगी। हम जब ये रिएक्टिव मोड जो कर्नल साहब ने बताया, थोड़ा अंतर देखना पड़ेगा कि पहले तो हम रिएक्शन भी बाद में जो करते थे वो भी म्यूटेड थी, वो रिएक्शन भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ करती थी। अब कम से कम इतना हुआ है कि एक तो रिएक्शन तो बड़ा स्ट्रांग होता ही होता है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स भी खूब लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से डीजीपी खोड़ा साहब ने बता दिया कि ये अगर ब्लास्ट हुआ तो ये एक पैनिक ब्लास्ट हुआ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस ने प्रोएक्टिव एक्शन लेकर लोगों को अरेस्ट किया। इसमें और इंप्रूवमेंट क्या होनी चाहिए? निश्चित रूप से जो देश की सरकार है, जो एजेंसियां हैं, उनको चलाने वाले लोग हैं, वो निश्चित रूप से इस पर काम कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपने देखा होगा, इसी सेशन में आज एक बिल भी हुआ पेश, जिसमें से ये व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया पर आप बिना सिम के आप ये नहीं करेंगे, वो प्रिवेंटिव मेजर्स है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, टेरर फाइनेंस को रोकने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं, इसको किस तरह से और स्ट्रेंथन किया गया है, लीगली भी और वैसे भी, और जो कैपेसिटीज है एजेंसीज की उसको एनहांस करके ऐसे बहुत से एक्शंस लिए गए। अगर और लेने की जरूरत होगी तो सरकार हिचकिचाएगी नहीं। लेकिन मेरा एक कहना है कि जो पार्टियां कवर दे रही है, कवरिंग फायर, जो कोशिश करें कि इनोसेंट्स के नाम पर, इसके नाम पर जो इनको डिसगाइज्ड जस्टिफिकेशन दे रही है, जो इसको सोशल और पॉलिटिकल सैंक्शन दे रही है, उन पर कार्रवाई कब होगी? आप देखें, पहले तो यहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी टच नहीं किया जाता था। क्या आपका इशारा पीडीपी पर भी है? मैं हर उस पार्टी की तरफ इशारा कर रहा हूं जो टेररिज्म को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। आप मुझे बताइए, अभी एक टेररिज्म को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ड्रग पेडलर्स, हमारे यहां नौजवानों की पीढ़ी खत्म हो रही है। उनके ड्रग पेडलर्स में जो इन्वॉल्व नार्को टेररिज्म में, क्या उनके घर नहीं उड़ाए जा रहे हैं? पनिशमेंट रहेगी, पनिशमेंट जब तक नहीं रहेगी बाकियों को तंबे कैसे होगा, बाकी कैसे रुकेंगे? इसलिए पनिशमेंट जब ये भी देखना पड़ेगा ना कि ड्रग्स आ कहां से रहे हैं। कहीं हमारे सरहदें जो है वो
कोरस तो नहीं हो गई है, चाहे वो अंतरराज्यीय हो या फिर अंतरराष्ट्रीय हो, ये भी तो देखना पड़ेगा। वैसे भी वीडियो देखे जिसमें फैमिली ने रिफ्यूज किया है, इवन अपील करने के लिए आर्मी के लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग गए कि भाई आप अपने बेटे को कह दीजिए कि वो सरेंडर करे। उन्होंने कहा नहीं, वो अच्छी राह पर है। तो क्या वो एनकरेजमेंट नहीं है? एनकरेज करना नहीं होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एनआईए के या एजेंसियों के काम को अड़चन नहीं डालना चाहिए उस पर, बल्कि मदद करनी चाहिए ताकि सोसाइटी बचे, लॉन्गर टर्म में सोसाइटी बचे। सॉरी। ठीक है, तो अस्सी साहब कुछ कहना है आपको, फिर मैं करण साहब के पास जा रहा हूं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इनका एक जवाब देना चाहूंगा कि हम जैसे मैंने पहले भी इनसे कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन मत कीजिए, मगर एक तरीका इन्वेस्टिगेशन का होता है। जैसे हमने देखा, जैसे दिल्ली में ब्लास्ट हुआ या बाकी किसी जगह ब्लास्ट होते हैं, वहां ये दहशत का माहौल नहीं फैलाया जाता। वहां इस तरह, जैसे यहाँ एनआईए के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैनों के यहाँ, जर्नलिस्ट के यहाँ, न्यूज़पेपर्स के यहाँ। जैसे जम्मू में अभी हाल ही में आपने देखा, जम्मू में वेद वसीम साहब के न्यूज़पेपर पर नॉर्मल सा एक बिल्कुल इन्होंने बताया कि नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है, वो रेड हुआ, वहां से सामान मिला। वो वहां पर देखिए, मुझे ये बताइए आप कि वो 10 साल से या 15 साल से वो बंद पड़ा हुआ ऑफिस, वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहां पर कोई जाता आता नहीं है। तो इसके बावजूद आप किसी एक बंदे को जबरदस्ती बोलेंगे कि भैया आपकी गन है, ये आपका ग्रेनेड है, जबकि वहां पर कोई है नहीं। ये क्या देश की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी नहीं है कि अगर मैं अपने घर से कहीं बाहर जा रहा हूं, मेरे मकान की वो देखे कम से कम। मैं ये नहीं कहता कि मेरे मकान के बाहर खड़े रहें, मैं ये कहता हूं कि वो कम से कम ये देखे कि हमारा एरिया साफ है। वहां गन कहां से आई, ग्रेटर कश्मीर या जो भी उनका न्यूज़पेपर था, डेली एक्सटेंशन था, व्हाटएवर, ये वेद वसीम साहब का न्यूज़पेपर का जो भी नाम था, तो क्या ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेवारी नहीं है? ठीक है, मुझे लगता है कर्नल एस एस पठानिया साहब इसी तरफ इशारा दिला रहे थे। पठानिया साहब, मैं फिर से आपके पास आना चाहता हूं। एनआईए इन्वेस्टिगेशन जारी है और छापे पड़ने चाहिए, जो भी इससे जुड़े लिंक है वहां पर बिल्कुल दबिश होनी चाहिए। लेकिन जो आप बात कह रहे थे कि मतलब प्रोएक्टिवनेस और रिएक्टिवनेस, मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा फिर से आप कहें, क्योंकि इस पर मैंने लगभग तमाम मेहमानों का रिएक्शन ले लिया है। देखिए सर, अभी अगर हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में पिछले 35 साल से मिलिटेंसी चल रही है जी। और जब हम मिलिटेंसी की बात करते हैं, उसके अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं जिससे वो मिलिटेंसी फ्लरिश होती है, बढ़ती है। अभी अगर हम एक नॉर्मल मॉड्यूल की बात करें इन ए गिवन डिस्ट्रिक्ट, तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर आपके पास एक स्लीपर सेल होगा, ओजीडब्ल्यू होंगे और कुछ सिंपैथाइजर होंगे। दे कुड बी विद इन और आउटसाइड द गवर्नमेंट, राइट? नाउ क्वेश्चन इज, हमारी जो एजेंसीज हैं, दे आर नॉट वर्किंग अंडर वन अम्ब्रेला। इंटेलिजेंस जो मिलती है उसको एनालाइज करके, उसको कॉर्पोरेट करके हम वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। देयर इज ए वेरी ओल्ड सेइंग दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। जी। क्यों हम पिछले 35 साल से हमने इतने ऑल आउट ऑपरेशन चलाए हैं, अभी भी चीजें कंट्रोल में नहीं है? क्यों नहीं है? दैट मीन वी हैव टू लुक इनसाइड, फाइंड कि कहां पे प्रॉब्लम है। क्या हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है? अगर रिसोर्सेज की कमी है इंटेलिजेंस में, सिक्योरिटी फोर्सेस में, आपके सोर्सेज क्रिएशन करने की जो कैपेबिलिटी है, वो सारी चीजें कंसीडर में लेके आप फिर उनको एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि हमने इनको इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से नेक्स्ट 5 or 10 years, वी हैव टू इरेडिकेट एंड डिसमेंटल ऑल दीज मॉड्यूल्स। और उसके बाद ये जो देखिए पनिशमेंट या अकाउंटेबिलिटी अगर हम बात करते हैं, तो वो जरूरी है। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं जो देश के खिलाफ है, तो आई मस्ट हैव दैट टुमारो समबडी विल नैब मी एंड आई विल गेट द पनिशमेंट। जब वो फीलिंग चली जाती है जी। अभी आप ये देखिए, मैंने देखे थे इनके बयान, उमर साहब की भी देखे, महबूबा मुफ्ती जी के भी बयान देखे। उनके बयानों को अगर आप एनालाइज करें, कहीं ना कहीं वो लगता है कि दे आर प्रोवोकेटिव एंड टू प्लीज द गैलरी बेस्ड ऑन द वोट बैंक पॉलिटिक्स। अभी मैं आपको बताता हूं प्रोएक्टिव और रिएक्टिव की आप बात पूछ रहे थे। यहाँ पे नौगांव में पोस्टर से एक डॉक्टर साहब का पता चलता है, J&K पुलिस डिड ए वंडरफुल जॉब, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, राइट? दे डिड ए वंडरफुल जॉब। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो फरीदाबाद पहुंचे जी। फरीदाबाद के अंदर 3500 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट है वो इकट्ठी होती रही, एक रात में तो हुई नहीं होगी ना। इट वुड हैव टेकन सम टाइम 6 months 8 months, बिकॉज उसको प्रोक्योर करना भी इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद हमारी जो पुलिस थी, उन्होंने दिल्ली पुलिस को बताया कि डॉक्टर उमर जो है, ही इज ए सस्पेक्ट।
अभी डॉक्टर ओमर साहब वो क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी में 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट लेके जाते हैं, पूरा दिन रेकी करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल कर्नल साहब, वक्त की थोड़ी कमी है, मुझे लगता है इस बात पर काफ़ी हम लोग बात कर चुके हैं। ये कहानी जो है ये बिल्कुल आया है कि किस तरह से उमर ने सस्पेक्ट होने के बाद उसने किस तरह धमाका कर दिया। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी काफ़ी है, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा होता है कि सियासत जो है वो कई बार बताना कुछ चाहती है, मतलब कुछ होता है, कहना कुछ चाहती है, करना का मतलब कुछ होता है, लेकिन इन सब के बीच जो पनिशमेंट है वो भी ज़रूरी है। आपने जो कहा कि प्रोएक्टिव होना और रिएक्टिव होना, मैं चाहूंगा खोड़ा साहब थोड़ा सा इसको आप कंक्लूड कर दे, तो मैं अब प्रोग्राम को खत्म करने जा रहा हूं। कुलदीप खोड़ा जी। जी देखिए, 2-3 बातें जो यहाँ पे आई है उसको मैं वजह करना थोड़ा चाहता हूँ। संक्षेप में जी। पहले जो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन है, हाँ ये बाज़ाब्ता तौर पे होती है, लोकल लेवल पे भी होती है, जी जिसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी फ्रीक्वेंटली मिलती है। और मेरे टाइम में लगभग हर हफ्ते मिलते थे, न सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियां बल्कि फील्ड एजेंसियां भी, जिसमें आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एनालिसिस विंग, स्टेट सीआईडी, जी सब होते थे और कोऑर्डिनेशन होती थी। उसी के बाद ही ऑपरेशन तय किए जाते थे, ठीक है। कहाँ से क्या रिपोर्ट आ रही है उस हिसाब से ऑपरेशन तय किए जा रहे हैं, उसी जिम्मन में। हाँ और उसी के नतीजे में जो रेड्स और ऑपरेशंस होते हैं, ये मोस्ट ऑफ देम आर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। ये तो नंबर एक बात हुई। ठीक नंबर है। दो जो है, तौसीफ साहब की बात बड़ी सही है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइए इन्वेस्टिगेशन किससे करनी चाहिए? दीवारों से कर रही है इन्वेस्टिगेशन, लोगों से ही करनी है ना बिल्कुल बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल। नहीं नहीं, तो उनका जो खास तौर से वो बार जो बार ये सस्पेक्ट पीडीपी दोहरा रही है कि भाई जो हमने कुछ सस्पेक्ट किया तो हमारे माँ बाप जहां रह रहे हैं उस घर को आपने क्यों उड़ा दिया, माँ बाप कहाँ रहेंगे, मतलब मोटी तौर पर उनका ये कहना है कि आप देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो कीजिए, जो जो जैसे खाती हैं जो उनको पकड़िए, उनको उनसे पूछताछ कीजिए, उनको जेल में भी सजा भी दिलाई जाने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन जो नहीं है, एक फैमिली में अगर 2 लोग बुरे हैं और 5 लोग अच्छे हैं, तो उन 5 लोगों का जो आशियाना है वो क्यों चला गया, वो सवाल इस पर बार उठा रहे थे। बहरहाल इस पर बार बार चर्चा करता रहेंगे, फिर और भी विषय इस तरह के आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि एनआईए ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी और एनआईए ने लगातार 8 मकामात पर छापे मारे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचाकर ही, और जो भी खाती इसमें है, जो कसूरवार हैं, उनको इसका अंजाम भुगतने तक ही पहुंचा के इसको दम लेगी। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ में, दे इजाजत।